नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपके लिए। आगे बढ़ जाओ भाई, कैसे बेइज्जती करवा रहे बच्चों के सामने। आपके लिए भैया पॉलिटी वीडियो क्लास का अगला क्लास। सर शिक्षक भर्ती काल संख्या के लिए विशेषकर डिजाइन है, मगर सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों संविधान सबके पेपर में आता है और जब आता है तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये वीडियो नंबर 27 है। सर अब भाग 5 जो कि संघ सरकार है। संघ सरकार का ही सर आप उसी में राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ते में ही दोस्तों ये केवल शक्तियों का ही पार्ट 5वां है, अर्थात आप केवल राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा हुआ 5वां पार्ट आज देखने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर हाँ, क्यों हमारे एग्जाम में जब भी हम देखते हैं तो या तो संसद से क्वेश्चन रहता है या राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना व्यापक है ना, क्योंकि दोनों ही हमारे देश के आधार हैं। आइए भैया, विधायपालिका कार्यपालिका में से यह कार्यपालिका के हिस्से हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आज जब राष्ट्रपति की शक्तियों में 5 पार्ट देखेंगे तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मगर उससे पहले जैसे कि आपको पता है कि हाँ सर हम 22 भागों का रिवीजन कर रहे थे, तो उस वक्त हम ये पूरा पहला स्लाइड खत्म कर चुके थे, दूसरा स्लाइड खत्म कर लिए थे और हम सर आपके तीसरे स्लाइड में आ गए थे। मैं आपको बोलता हर दिन एक भाग, उसका नाम और उसका अनुच्छेद, हर दिन केवल एक ऐसा याद करते चलना है। आप में से जो शुरू से बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको तो भैया अभी तक याद हो गया होगा या याद हो रहा होगा धीरे धीरे, है ना, क्योंकि हम हर एक दिन एक भाग, एक नाम, एक अनुच्छेद बस याद करने का टारगेट लिए थे और उस तरीके से हम लोगों ने लगभग 17-18 भाग तक पूरा याद कर चुके हैं, है ना। तो आप देखिए 15 या 16 भाग तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक, 17 भाग तक पढ़ चुके थे, 17 राजभाषा टाइप का। तो उसी को दोस्तों आपको हर एक भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद क्रमागत रूप से रटाए हुए होने चाहिए, मुँह जुबानी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उनसे भी कूट रूप में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआती कुछ समय पे इसको तेज़ी से हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास ये चलिए उसको एक काम करते हैं, आज हम शिफ्ट करते हैं। आज लास्ट में हम इसको याद करने वाले क्रम को रखेंगे, इसका पहला स्लाइड और दूसरे स्लाइड के रिवीजन को हम लास्ट में रख देते हैं। आज हम सीधा आते हैं तीसरे स्लाइड पर। संविधान टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद 22 भागों में बटे हुए हैं और 12 अनुसूचियाँ अलग से हैं। ये है तीसरा स्लाइड। पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड हम लास्ट क्लास में रिवीजन कर लेंगे। आज हम एक भाग अपना याद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप पढ़े थे, मेरे से ही पढ़े थे सर, भाग 17 है सर। भाग 17 जो है, भाग 17 बोलता 17 में सर राजभाषा अनुच्छेद है सर 343 से 351। कैसा रहेगा सर? मुझे 17 प्रकार की भाषाएं आती है। क्या 17 प्रकार की भाषाएं आती है? 343 से 351 याद रहना है, ठीक। 17 प्रकार की भाषा आती है, 343 से 351। भाग 17 हो गया कंप्लीट। बोला हर दिन केवल एक भाग, उसका नाम, उसका अनुच्छेद पढ़िए। दिमाग में लोड लेके नहीं चलना है। अब अगर आप बूंद बूंद से घड़ा भरने लगेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भले थोड़े लंबे समय बाद भरेगा, मगर जिस दिन भरेगा उस समय तक आपको हर एक बूंद का पता होगा कि कितने बूंद पानी है आपके घड़े में। तो मुद्दा वही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके घड़े में कितना बूंद पानी आता है। यहाँ लोगों का घड़ा तो लोग भर रहे हैं मगर उनको खुद ही नहीं पता कि कितना बूंद घड़ा है मेरे घड़े में, कितना बूंद ज्ञान का सागर पड़ा हुआ है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। इसलिए धीरे धीरे पढ़ते चलिए, सब आपको बन जाएगा। सर भाग 18 ही पढ़ लेते हैं सर। भाग 18, 17 पढ़ ली, भाग 18। 18 में दोस्तों अ से 18, अ से आपातकालीन प्रावधान जब है अनुच्छेद 352 से 360 तक, जो कि हम उससे पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा वाला बताया था नहीं सर, जो आपका आपातकाल वाला 352, 456, 460, यस, जिसमें आप 352 उसे पढ़े थे, राष्ट्रीय आपातकाल। और फिर आप पढ़े थे भैया राष्ट्रपति शासन वाले में देखे थे। सबको हल्का हल्का हम देखें, आगे जाके जब ये भाग आएगा तो और इस बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ सब चीज़ पढ़े थे, जाने थे। हाँ सर हम ये तो पढ़ भी चुके हैं। 352, 456, 460 वाला याद कीजिए, तो 352 से 360 तक इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, फिर आपका संविधानिक आपातकाल या संविधान क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति है, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपको पढ़ चुके थे, संवैधानिक आपातकाल को ही राष्ट्रपति का शासन बोलते हैं, और वित्तीय आपातकाल आप जान रहे हैं। तो 352, 456, 460 में है। तो भाग 18 भी आपका हो गया याद। भाग 18 अ से 18, अ से आपातकाल 352 से 360 बात करता हूँ। तो आज यही 2 भाग हम पढ़ते हैं दोस्तों। कल से फिर हम हर एक दिन एक भाग और उसके नाम पढ़ते चलेंगे। इस क्रम में हम सीखते आगे बढ़ेंगे। बाकी इससे पहले 2 स्लाइड और उसको हम नेक्स्ट क्लास में, मैंने इसी क्लास के अंत में रिवीजन कर लेंगे। चलिए आते हैं क्लास की ओर।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आप जानते हैं सर, राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ होती हैं, उसकी विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्ति होती है, राजनयिक शक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है, आपातकालीन शक्ति होती है। ये सातों शक्ति हम पढ़ चुके हैं। आपातकालीन शक्ति में ही आपको जो अभिलाष पढ़ाया मैं 352, 4, 56, 4, 60 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपातकाल, वो इसी के अंदर हम पढ़े थे। ठीक, मगर आज आप जानने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्ति में से ही एक अलग प्रकार की शक्ति के बारे में जानने वाले हैं। वो है दोस्तों राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो अधिकार या वीटो राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखते हैं भैया वीटो क्या है, राष्ट्रपति का वीटो का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 111, कितना? अनुच्छेद 111 सब दिमाग बोला ना, बूंद बूंद भरते चलिए, बूंद बूंद एकदम धीरे धीरे। इसमें सर आपका आ गया आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, जो कि आपका लिया गया है यूके ब्रिटेन से, अर्थात हमारे देश के राष्ट्रपति के पास आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो है, जो लिया गया है मगर यूके या ब्रिटेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग आपको पता है सब अलग अलग देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थे उन सभी को लेकर के आके उसमें अपनी विशेषताएं, संस्कृति और हमारी राज्य देश की विशेषताओं को संजो करके अपना खुद का संविधान बनाए। तो यूके से लिए हैं इसको। देखिए सबसे दिमाग वीटो 111, अनुच्छेद 111 यूके ब्रिटेन से एब्सोल्यूट वीटो। आइए देखते हैं क्या है। यह गैर सरकारी सदस्यों के, जो सरकारी सदस्य नहीं है तो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक पर लगता है। पहली बात गौर करेंगे, ये कभी भी एक बहुत ही अच्छे स्तर का क्वेश्चन बन सकता है कि एब्सोल्यूट वीटो कहाँ किन के ऊपर लगता है। तो बता देंगे भैया किसके ऊपर लगता है, कोई भी गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक पर लगता है। जैसे मंत्रिपरिषद के अलावा सभी सदस्य आपके कहलाते हैं गैर सरकारी सदस्य। तो मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों, उसके अलावा सभी सदस्य, उसका परिभाषा है या गैर सरकारी में आप किनको मान रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद के अलावा सभी सदस्य आपके गैर सरकारी सदस्य हैं। ठीक, और सर ने क्लास में आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है यह पढ़ाया है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों शब्दों में क्या बेसिक डिफरेंस है, आप बताइए। अगर आपको नहीं पता होगा कमेंट बताइएगा, नहीं पता होगा तो फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा। ठीक, चलिए। हाँ सर, मंत्रिपरिषद के अलावा सभी सदस्य क्या होते हैं, गैर सरकारी सदस्य होते हैं। यदि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को, संसद किसी विधेयक को पारित कर दिया है, यदि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसी बीच विधेयक लाने वाले मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने की सलाह नहीं देता है। ठीक है, और नया मंत्रिमंडल जो है वो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने की सलाह नहीं देता है, तब राष्ट्रपति अपने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हुए, इसका, इससे एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हुए विधेयक पर सहमति सुरक्षित कर लेते हैं। इससे विधेयक समाप्त हो जाता है तथा अधिनियम नहीं बनता है। सुरक्षित करने का मतलब ही है कि उसको सुरक्षित करके रख दिए, सुरक्षा करके रख दिए अलमारी के नीचे, तिजोरी के अंदर, तो भैया वो एक्टिवेट थोड़ी हो पाया, वो कानून बन के मार्केट में थोड़ी उतर पाया। बस यही चीज़ें हैं दोस्तों। एब्सोल्यूट मतलब वो जैसा था उसको वैसे का वैसा ही रख दिया गया, रोक दिया गया। और कब, देखिए जिस मंत्रिमंडल ने लाया था वह, है ना, लिखा है यहाँ पे, जिस मंत्रिमंडल ने लाया था इसी बीच विधेयक लाने वाले मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। तो जिस मंत्रिमंडल ने लाया था उसका विघटन हो जाता है। तो जो भी नया मंत्रिमंडल आता है, राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने की सलाह नहीं देता है, तब राष्ट्रपति अपने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हुए उस विधेयक पर सहमति सुरक्षित कर लेते हैं। इससे विधेयक समाप्त हो जाता है तथा अधिनियम नहीं बनता है। तो विधेयक अधिनियम क्या होता है? सर, विधेयक जो भी सांसद या विधायकों द्वारा जो भी प्रस्ताव लाया जाता है वो विधेयक ही होता है। मगर जब वो पास होकर के अंतिम रूप से राष्ट्रपति का साइन हो जाए तब वो अधिनियम बन जाता है और फिर उस अधिनियम से जुड़े हुए कुछ कानून बनाए जाते हैं। तो तीनों में अंतर समझ में आया, विधेयक, अधिनियम, कानून। जब प्रस्ताव लाया गया विधायकों या सांसदों द्वारा तो विधेयक है। ठीक,
हमारे दोस्तों आपका जब राष्ट्रपति का साइन हो गया, दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, विधानसभा विधानमंडल से पास हो गया, राष्ट्रपति का साइन हो गया, राज्यपाल का साइन हो गया, तब दोस्तों बन गया अधिनियम। और अधिनियम के बाद उसी अधिनियम से जुड़े हुए फिर कुछ कानून बनाए जाते हैं, वो अलग चीज़। क्लियर हो गई? तो आपका विधेयक और अधिनियम में बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कोई भी विधेयक आपका बनता है, दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के साइन के बाद कोई भी विधेयक आपका अधिनियम बन जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सबसे पहली बार 1953 में, यही सबसे खास बात है दोस्तों इन नोट्स का, क्योंकि आपको हर एक चीज़ के पीछे उसकी पूरी स्टोरी बताता है, जिससे आपको एक लंबे समय तक उसको समझ विकसित हो सके। यह सबसे पहली बार 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर लगाया गया था। तो बस पूछ लिया कभी तो कि एब्सोल्यूट वीटो का सबसे पहला एग्जाम्पल कब देखने मिला भारत में, तो 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति साहब थे, उन्होंने पेप्सू विनियोग विधेयक में, क्या पेप्सू नामक विनियोग विधेयक था, उस पर लगाया था एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो, जिससे उसका प्रभाव समाप्त हो गया और वो अधिनियम नहीं बना। पेप्सू क्या है? मैं जानता था मन में आता है अभी पेप्सू क्या है, तो देखिए बोला ना, हर एक बेस्ट तरीके से हमारे कंटेंट वाले आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। तो सर पेप्सू में पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन से आता है पेप्सू का मतलब। इसका मतलब है पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ 1948 से 56, आज़ादी के बाद के 48, 8, 56, 8, 8, 16 होता है, हाँ सर वैसे ही, तो 48, 8, 56 उस समय पटियाला, जिंद, नाभा, फरीदकोट आदि इसी क्षेत्र के अंग थे, किसके? पेप्सू के, जिसे 1956 में पुनर्गठन के माध्यम से अलग किया गया। क्लियर? ये सब जो थे पटियाला, जिंद, नाभा, फरीदकोट और भी बहुत सारे स्थान थे जो पेप्सू के हिस्से थे, 1956 में दोस्तों उसको अलग कर दिया गया। नोट, धन विधेयक पर यह वीटो लग सकता है। सुन में आया बात? धन विधेयक पर भी यह वीटो लग सकता है। कौन? एब्सोल्यूट वीटो क्वेश्चन बनता है, क्योंकि धन विधेयक हमको क्या लगता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, तो उस पर यह आपका वीटो नहीं लगेगा, एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगेगा। हमारे यहाँ इसलिए नोट देकर बताया गया है कि धन विधेयक पर भी यह वीटो लग सकता है। क्लियर हो गई बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। निलंबनकारी वीटो, अगला वीटो है दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतकारी की वीटो के बाद आपका आ गया निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, जो कि लिया गया कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया। सस्पेंसिव वीटो देखिए, पहले एकदम दिमाग उठाइए, सब राष्ट्रपति का वीटो पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 111 पढ़े हैं। पहला लिया गया एब्सोल्यूट वीटो आपका ब्रिटेन से, यूके ब्रिटेन से, ठीक। चलिए, जिसमें मंत्रिमंडल कोई विधेयक लाता है और वो उस विधेयक के पास होने से पहले ही मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है, तो नया मंत्रिमंडल आकर के बोलता है राष्ट्रपति को भैया इसको ख़त्म करो, तो राष्ट्रपति उसको सुरक्षित रख लेता है, कहने का मतलब उसको समाप्त कर देता है एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके। क्लियर? चलिए, निलंबनकारी वीटो, अब दूसरे हिस्से पे हम आ गए। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव, बोलते हैं आपको हम निलंबन करते हैं इस पोस्ट से, आपको हम सस्पेंड करते हैं इस पोस्ट से, बस वैसे ही दोस्तों। तो निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो जो कि फ्रांस से लिया गया है, तो फ्रांस का स, सस्पेंसिव का स, ऐसे याद रख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति इसके तहत फिर से संसद को पुनर्विचार के, एक बार और अच्छे से विचार कीजिए, यह मुझे सही नहीं लग रहा है आपके द्वारा पारित प्रस्ताव, तो एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं किसी प्रस्ताव को, लेकिन यदि यह पुनर्विचार के बाद आता है, चाहे उसमें परिवर्तन हो या ना हो, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। तो दोस्तों सर, तो निलंबनकारी वीटो है कहाँ पे? अरे भैया जो पुनर्विचार के लिए भेजे ना, मान लीजिए लोकसभा से कोई बिल पास हो गया, आपका विधेयक पास हो गया, राज्यसभा से विधेयक पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति जी को लगा अरे 10 पॉइंट है, इसमें से 8वां पॉइंट जो है ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो दोस्तों वो इसी निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं तुमको सस्पेंड कर रहा हूँ, इस समय सस्पेंड कर रहा हूँ। क्या सुनते हैं आप मूवी में? तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, इसका मतलब 6 महीने बाद तुम फिर आ जाना इसी पद पर। वैसे ही मैं तुमको सस्पेंड करता हूँ सस्पेंसिव वीटो लगा करके, अर्थात जाओ तुम वापस फिर से लोकसभा राज्यसभा में, और वहाँ से इसमें जो 8वें पॉइंट को मैं बोला इसमें सुधार करना है उनको तो करे, और नहीं करना है तो अब दोबारा आना तो मैं आप पे साइन कर दूंगा। और दोस्तों उसके बाद जब राष्ट्रपति जी सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कर लेते हैं किसी विधेयक पर,
और चला जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो लोकसभा या राज्यसभा उसमें परिवर्तन करे चाहे मत करे, चाहे वैसे का वैसे ही लौटा दे, चाहे परिवर्तन करके लौटा दे, तो दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति जी बाध्य हैं साइन करने के लिए, उनको पास करना ही होगा। क्लियर? तो बस एक बार के लिए लौटा सकते हैं, वही है दोस्तों सस्पेंसिव वीटो, इसलिए बोला है बाध्य है। मगर सस्पेंसिव वीटो धन विधेयक पर नहीं लगता, क्योंकि प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से आता है। देखिए सर, धन विधेयक तो पिछले बार भी था, मगर पीछे जो एब्सोल्यूट वीटो था वो लग रहा था, तो वह वीटो लग रहा था और ये नहीं लग रहा था, क्यों? अब एक बार गौर फरमाइए। उसमें एक शब्द था कि मंत्रिमंडल का, पूर्व मंत्रिमंडल का विघटन हो गया और नया मंत्रिमंडल आ गया। अरे भाई, ये जो पुराना मंत्रिमंडल है और जो नया मंत्रिमंडल आया है, क्या नया मंत्री, मान लीजिए पहले था कांग्रेस का मंत्रिमंडल, अब आ गया बीजेपी का मंत्रिमंडल, तो क्या बीजेपी का मंत्रिमंडल चाहेगा कि कांग्रेस वालों का जो धन विधेयक है वो पास हो? नहीं। इसलिए दोस्तों वो क्या बोलता है कि आप राष्ट्रपति जी आप एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कीजिए और पुराने मंत्रिमंडल जिनका विघटन हुआ है उनके धन विधेयक को आप बंद कीजिए, खत्म कीजिए, क्योंकि अब हम सत्ता में हैं, हम हैं नए मंत्रिमंडल, तो हमारा धन विधेयक आप पास करेंगे, हम जो बनाएंगे वह विधेयक पास होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर धन विधेयक भले ही राष्ट्रपति जी के पूर्व अनुमति से आता है, उसके बाद भी वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल ही विघटित हो गया। अब मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति जी काम करते हैं, तो जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उनकी सलाह पे तो काम करेंगे ना। यस, और यहाँ पे तो कोई विघटन वाली कोई बात है नहीं, बस एक बार लौटाने वाली बात है। तो राष्ट्रपति जी की जब पूर्व अनुमति से धन आपको वो आए रहे, देखिए मतलब जैसे आप, मैं राष्ट्रपति हूँ, मेरे पास ही आए बीजेपी वाले, बोले साहब आपने धन विधेयक को अनुमति दे दीजिए, हम धन विधेयक लाना है। तो मैं बोला ठीक है, ये लो, मैं पहले ही साइन मार रहा हूँ, सीन मार रहा हूँ, लो धन विधेयक पास करवाओ, मैंने सील साइन कर दिया है, जाओ तुम लोकसभा राज्यसभा से पास कराओ। तो भैया जिसको मैं पहले ही मैं परमिशन दे दिया कि सब चीज़ ठीक है, पढ़ लिया, अब तुम पास कराओ, तो जिस विधेयक को मैंने खुद पास किया है, क्या उससे मैं राष्ट्रपति रोकूंगा? दोबारा नहीं रोकूंगा। इसलिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए क्यों लौटाएंगे? वो तो पहले ही इस पर विचार कर चुके हैं ना। हाँ, राष्ट्रपति जी पहले ही विचार कर लिए हैं, तो पुनर्विचार के लिए लौटा ही नहीं सकते। इसीलिए सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग धन विधेयक पर नहीं होता है। तो धन विधेयक पर नहीं लगता क्योंकि प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से आता है धन विधेयक। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? मैं बोला ना, उस संविधान को आप विषय मत बनाइए, सब्जेक्ट मत बनाइए, आप एकदम अपने व्यवहारिक ज्ञान की तरह उपयोग कीजिए। क्या आप राष्ट्रपति होते तो क्या क्या कर सकते थे, आप उसकी जगह में होते तो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी जगह मतलब जो विधेयक लेके आ रहे हैं सांसद। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है तो तीसरा वीटो। सर आपने एब्सोल्यूट वीटो पढ़ा, सर आपने पढ़ा निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो, तो सर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों पॉकेट वीटो, या इसी पॉकेट वीटो को बोलते हैं शॉर्टकट में जेबी वीटो। और जेबी वीटो क्यों बोलते हैं आपको आगे पता चल जाएगा। तो सर पॉकेट वीटो आया, लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। चलिए भैया, इसका अर्थ है न तो हाँ न तो ना। जैसे आपने मेरे पास एक पर्ची लेके आए, मान लीजिए मेरे मोबाइल ही वो बिल है, आप बोले सर इस पर साइन कर दो, मैं इसको पढ़ा, आपका मुंह देखा, फिर इसको जेब में डाल के रख लिया। इसका मतलब क्या? ना मैंने आपको हाँ ही बोला और ना ही मैंने आपको ना ही बोला। अर्थात सर पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति जी ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, तो यह इसका अर्थ ना तो हाँ है, न ही ना है, और न ही लौटाना है। मैं आपको लौटाया भी नहीं, अपने पास रख लिया, ना उसमें हाँ बोला ना बोला। अब बोले सर आप पॉकेट में क्यों रख ली? सर बताइए ना बिल पास करने के लिए। मैं बोला कि यार मैं घर में बैठ के आराम से सोचूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि मेरे को पास करना है कि नहीं करना है। अब भैया इसका मतलब उसको लौटाया नहीं। और जब मैं बोला घर में बैठ के सोचूंगा, इसका मतलब मैं भी तुमको हाँ बोला नहीं। अब बोला सोचूंगा मतलब मैं तुमको ना भी बोला नहीं हूँ, मतलब मैं तुमको हाँ भी नहीं बोला, मैं तुमको ना भी नहीं बोला, तुमको लौटाया भी नहीं। बस यही तो लिखा है कि ना तो हाँ बोलते हैं राष्ट्रपति जी, ना तो ना बोलते हैं और नहीं लौटाते हैं। यह निश्चित काल के लिए लग सकता है। निश्चित काल के लिए, हमारे भारत में कैसा है निश्चित काल के लिए? क्योंकि मैं क्या बोला, मैं इसको बैठूंगा घर में विचार करूंगा फिर बताऊंगा। अब भाई मैं विचार कब करूंगा तो मेरे को पता है ना, कोई निश्चित समय थोड़ी है। मैं 10 दिन बाद विचार करूँ, 20 दिन बाद, 100 दिन बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद। यस, तो यही है दोस्तों पॉकेट वीटो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका अर्थ है न तो हाँ बोलते हैं राष्ट्रपति जी, न तो ना बोलते हैं और न ही लौटाते हैं उस विधेयक को। यह निश्चित काल के लिए, निश्चित काल याद रखेंगे, भारत में निश्चित काल के लिए लग सकता है। अर्थात वो विधेयक को राष्ट्रपति जी निश्चित काल के लिए लटका के रख देते हैं।
लेकिन अमेरिका में केवल 10 दिन का ही सीमा है कि अमेरिका में पॉकेट वीटो का प्रयोग भले ही कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब, और हाँ 10 दिन के भीतर भीतर उनको जवाब देना होगा, चाहे हाँ हो चाहे ना हो। क्लियर होगी बात? मगर हमारे भारत में अनिश्चित काल के लिए उसको लटका देते हैं। यह पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ, यह पहली बार 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। भारतीय डाक विधेयक यह प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता था। 1989 में वेंकटरमन के द्वारा इसे समाप्त किया गया। समझ में आ गई बातें? तो पहली बार कब हुआ भैया प्रयोग? 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक विधेयक पर लगाया गया। क्लियर हो गई? हाँ सर, 86 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक विधेयक पर लगाया गया था। ठीक, चलिए 1989, 86, 89 में वेंकटरमन जी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो भारतीय डाक विधेयक या प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता था। तो ज्ञानी जैल सिंह जी का नाम और वेंकटरमन जी का नाम आप देखे हैं। अब आइए भैया मेरे शिक्षक भर्ती वाले कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति में कितनी वीटो शक्तियां निहित है? 4, 3, 2, 5। आंसर आपको पता है सर, बी बोले तो 3, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और सर आपका लास्ट में आप क्या पढ़े? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। चलिए, और तीनों में कहानी है सर। एब्सोल्यूट वीटो में क्या था सर? उसमें आपका पेप्सू पे रोके थे, पेप्सू पे रोक लगाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सबसे पहले राष्ट्रपति जी। यस। सेकंड वाले में क्या था भैया? सस्पेंसिव में कि धन विधेयक पे नहीं लगता है। ठीक है। और तीसरा में क्या कहानी था कि भाई पहले लगाए थे ज्ञानी जैल सिंह जी, 86 में लगाए थे भारतीय डाक विधेयक पर, तो बाद में लगाए आपके वेंकटरमन जी 86, 3, 89 पर। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करते हैं? तो पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करते हैं। आपने अभी पढ़ा है। तो सस्पेंसिव क्या बोलते हैं? निलंबन करना, सस्पेंड करना। तो निलंबनकारी वीटो, बी सस्पेंसिव वीटो। इसको निलंबनकारी बोले, सस्पेंसिव बोले। आत्यंतिक वीटो बोले, चाहे आपका बोले भैया एब्सोल्यूट वीटो, और जेबी वीटो बोले, चाहे बोले पॉकेट वीटो। क्लियर? तीनों का नाम लिख भी देता हूं एक बार इंग्लिश में। अन्यांतिक वीटो माने एब्सोल्यूट वीटो। सर निलंबनकारी माने सस्पेंसिव वीटो। और जेबी वीटो बोलते हैं सर पॉकेट वीटो। क्लियर हो गई बातें? यस सर। चलिए देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उनको वापस लौटाना था पुनर्विचार के लिए तो फिर निलंबनकारी प्रयोग होता है ना, याद रखेंगे। तीनों का की पॉइंट भी लिख देता हूँ उससे ताकि आपको ध्यान रहे। सर पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तो सस्पेंस पुनर्विचार। ठीक सर, न तो हाँ, न तो ना, न ही लौटाना। ठीक। और एब्सोल्यूट में क्या भैया? आपका समाप्त कर देना। मंत्रिमंडल पुराना और नया के केस में, जब पुराना विघटित हो जाए और नया मंत्रिमंडल गठित हो जाए, तो इस पुराने मंत्रिमंडल पुराना जो है वो विघटित हो गया तो उसके द्वारा लाया गया कोई भी विधेयक हो उसको भैया रोक देना है, उसको निरस्त कर देना है, समाप्त कर देना है नए मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग वह करते हैं। आपका सस्पेंसिव वीटो धन विधेयक पर नहीं लाया जा सकता, मगर आपका जो एब्सोल्यूट वीटो है यह धन विधेयक पर भी लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात है? चलिए, और ये हो गया हमारा क्लियर ज्ञानी जैल सिंह वाला। तो आपको भाई पूरा जो वीटो था इस एक छोटे से पेज में समरी बता दिया हूँ। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सस्पेंसिव वीटो का भैया आप देखे हैं भाई कि सस्पेंसिव वीटो में ही धन विधेयक पे लागू नहीं होगा। पॉकेट वीटो में आप देखिए ज्ञानी जैल सिंह जी हैं और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय डाक विधेयक पे लाए थे ज्ञानी जैल सिंह। और फिर आपका सेकंड नंबर थे वेंकटरमन।
ठीक, 1986, 1989 उसकी राय थे भारतीय डाक विधेयक पर, भारतीय डाक विधेयक पर। चलिए भैया, आपका इससे छोटे से पेज में पूरा रिवीजन करा दिया वीटो मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। कथन और दोस्तों कारण। आत्यंतिक वीटो के तहत, एब्सोल्यूट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देते। क्या? आत्यंतिक वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देते। कारण, निलंबनकारी वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। भैया तो आपका सही लग रहा है पुनर्विचार वाला, क्या वह सही लग रहा है? अनुमति नहीं देते हैं क्या वो? तो बताइए आप दोनों में से कौन सही है, और क्या वो उसका यह कारण दिख रहा है आपको? तो भैया ये ऑप्शन देखिए आप, ये क्वेश्चन ऐसा आता ही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। बस ऐसे ही जैसे कूट देखते हैं बच्चे, पढ़े तो हर टॉपिक रहते हैं मगर जैसे ही कूट देखते हैं उनका पूरा पढ़ा हुआ ब्रेन वॉश हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकली आप समझिए, जो कहानी बताता हूँ उससे आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका सही आंसर आप खुद सोच के बताइए। आप अभी डाउट की स्थिति में होंगे, मैं बात बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे इस तरीके के डिज़ाइन दिखते हैं ना कूट वगैरह वाला, उनका दिमाग पूरा ब्रेन वॉश होने लगता है। तो ये दोस्तों आंसर इसका आपको पता ही होना चाहिए, मगर नहीं होगा मैं जान रहा हूँ। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। आत्यंतिक वीटो में भैया वो अनुमति नहीं दे रहे थे ना, समाप्त कर दिए थे ना राष्ट्रपति जी। यस सर। और दोस्तों निलंबनकारी में पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। देखिए जो की पॉइंट हुआ था वही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं निलंबनकारी में। हाँ सर, दोनों तो सही हैं, मगर ये इसका कारण कैसे होगा? दोनों अलग अलग वीटो है, इसलिए भैया आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही जरूर है मगर उसका स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बोला शांत दिमाग से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए, राज्य विधायिका के संदर्भ में शक्ति राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत। तो राज्य विधायिका के संदर्भ में, अब राज्य जो विधायिका है ना, आप केंद्र का देख लीजिए भाई, केंद्र संसद स्तर पर देख लिए। अब राज्य में विधायिका होती है विधानसभा, विधान परिषद। हाँ सर, तो विश्व स्तर पर देखिए कि राज्य में जो होता है आपका संसद, मतलब विधायक विधायिका, उस विधायिका के संदर्भ में शक्ति, ऐसी वीटो वाली शक्ति और भी जो शक्तियाँ हैं, मगर किसके शक्ति? राज्यपाल की शक्ति। तो अपने राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति किस में देखी? अनुच्छेद 111 में देखिए, 111 में, अनुच्छेद याद रखिएगा। और अब राज्यपाल की कुछ आप शक्ति देख रहे हैं, किससे जुड़ी हुई? राज्य विधायिका से जुड़ी हुई। राज्य में जो विधानसभा होता है, जहाँ सीएम ओम बैठते हैं, आपके विधायक लोग बैठते हैं। हाँ सर, तो उसको राज्य की विधायिका में आप देख रहे हैं। ठीक, आइए उसको देखिए कि राज्य विधायिका के संदर्भ में किसकी शक्ति? राज्यपाल जी की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 200 के तहत आपको पढ़ना है या पढ़ रहे हैं, तो शक्ति को देख लीजिए कि राज्यपाल जी अगर चाहे तो सहमति देंगे, किसी विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित मतलब वही तो एब्सोल्यूट। किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, इसका मतलब भैया वही निलंबनकारी या सस्पेंसिव का प्रयोग भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट का प्रयोग भी कर सकते हैं, और दोस्तों एक सहमति भी दे सकते हैं। और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेंगे, और राष्ट्रपति जी के लिए वो आपका कोई जो विधेयक है उसका राज्यपाल जी अपने पास बुलाए और उसका राष्ट्रपति जी के लिए संरक्षित रख लिए, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि बन करके ही हर राज्य में कार्य करते हैं, जैसा कि आपको पता है। और आप एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को 3 वीटो प्राप्त, हमारे यहाँ तो उनको 4 तरीके से, आप वीटो सब नहीं है मगर आप समझिए इनको ये 4 शक्तियाँ प्राप्त है। कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट वीटो सुरक्षित रखेंगे, मैंने भाई उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, मैंने भाई निलंबनकारी है। राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर लेंगे, मैंने राष्ट्रपति जी के लिए भी अपने पास रोक के रख लेंगे। ठीक है, और एक सहमति देंगे। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होंगे जब वो आरक्षित कर लेंगे। तो राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रखे हैं ना बिल पे, तो उस पर राष्ट्रपति जी के पास 3 विकल्प है। जो राज्यपाल जी जिस विधेयक को राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रख लिए हैं, रोक के रख लिए हैं, फिर राष्ट्रपति जी के पास भेज दिए, तो राष्ट्रपति जी के पास 3 विकल्प हैं कि राष्ट्रपति जी या तो उस विधेयक पर हाँ बोल दें कि ठीक है पास कर दो, या राष्ट्रपति स्वीकृति को सुरक्षित रख लेंगे, राष्ट्रपति खुद उसको भी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, मैंने होल्ड करके रख देंगे। तीसरा दोस्तों आपका पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, ये सब उनका वीटो है। वही राष्ट्रपति जी का सुरक्षित रखना उनका वीटो है, उनका पुनर्विचार के लिए लौटाना उनका वीटो है।
तो ये सब चीज़ राष्ट्रपति जी कर ही सकते हैं बस। तो हाँ, स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना या पुनर्विचार के लिए लौटा देना, ये तीनों शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी इस वाले विधेयक पर। क्योंकि मैं राज्यपाल हूँ और राष्ट्रपति, उन्होंने मुझे नियुक्त किया है, तो भैया आपके राज्य में जो भी विधेयक पास हो रहा है उस पर मैं तो या तो सहमति दे दी, मेरे पास आया मैंने सहमति दे दिया, ठीक है अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर दूसरी स्थिति की बात, सर मैंने उसको सुरक्षित रख लिया एब्सोल्यूट वीटो लगा करके एक तरीके से, सर मैंने उसको आपके पुनर्विचार के लिए लौटा दिया सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करते हुए। मगर एक चौथा भी होता है राज्यपाल के पास ही जो विशेषकर है कि वो राष्ट्रपति जी के लिए, क्योंकि मैं तो राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं उस बिल को रोक लिया। मैं बोले यार इसको राष्ट्रपति जी की नज़र में लाना जरूरी है, ये तो बहुत अलग टाइप का विधेयक है। तो मैं उसको राष्ट्रपति जी के लिए संरक्षित करके राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया उस विधेयक को, एक कागज़ का टुकड़ा समझिए। अब राष्ट्रपति चाहे तो उसमें हाँ बोल सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको फिर से पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं उस राज्य विधायिका को। अब देख रहे हैं किस तरीके से केंद्र में बैठे हुए राष्ट्रपति जी राज्य तक के काम में अपना हाथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। सुनाई बातें आइए। यदि पुनर्विचार के बाद, अगर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए दे दिए राज्य विधायिका को, और पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास वापस आए, तो जब यही विधेयक पुनर्विचार करने के बाद फिर से राष्ट्रपति जी के पास जाए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि केंद्र स्तर पर पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति जी बाध्य हैं। और राज्य का कोई विधेयक है तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है पुनर्विचार के बाद भी, ये बात ध्यान रखेंगे। लोग कंफ्यूज होते हैं इसी में। संसद, लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक गया तो राष्ट्रपति जी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिए कि भाई इसे विचार करो, उसमें कुछ बदलाव करना जरूरी है। वह विचार किए, कुछ बदले चाहे न बदले, वैसे का वैसे ही भेज दें चाहे बदल करके भेजें। जब दोबारा वह आए राष्ट्रपति जी के पास तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य थे, लोकसभा राज्यसभा केंद्र के स्तर पर। और कोई ऐसा विधेयक जिसको राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर लिया और राष्ट्रपति जी के पास गया, राष्ट्रपति जी ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया राज्य विधायिका को, राज्य विधायिका उसमें बदलाव की चाहे मत की हो, पुनः राष्ट्रपति जी के पास भेज दी दोबारा पुनर्विचार के बाद, तो राष्ट्रपति जी वहाँ पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो फिर से उसमें हाँ बोल सकते हैं, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर बात है? वैसे हर एक चीज़ों के बीच बेसिक डिफरेंस क्लियर कर करके पढ़ेंगे, माइंड क्लियर रहेगा। सब्जेक्ट को रटेंगे नहीं, व्यवहारिक तौर पर सीखेंगे तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आपको पता ही आजकल क्वेश्चन का स्तर व्यवहारिक हो गया है, सैद्धांतिक क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, अभी ये देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। आइए अब हम कुछ राष्ट्रपति जी के विशेष अधिकारों के बारे में भी जान लेते हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति जी का विशेष अधिकार है ना ये, क्या कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे हैं, उनको सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में, कि मंत्रिपरिषद क्या कार्य कर रही है इस समय देश में, उनकी कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात क्योंकि मंत्रिपरिषद मेरे दोस्त राष्ट्रपति जी के प्रति सामुदायिक उत्तरदायित्व होता है। अर्थात जो पूरा मंत्रिपरिषद का समुदाय है जिसमें हर प्रकार के मंत्री हैं आपके, जो प्रमुख प्रमुख मंत्री आप सुनते हैं, रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, उनके नीचे फिर उप मंत्री, फिर आपके सभी मंत्री, जितने मंत्री, सब टाइप के मंत्री आप समझ लीजिए, केंद्र से जुड़े हुए सब मंत्री, ठीक। और सारे मंत्री परिषद सामुदायिक रूप से, पूरे समूह, जो समूह में है अलग अलग मंत्री, पूरे सामुदायिक रूप से राष्ट्रपति जी के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और क्योंकि उन सारे मंत्रियों के मेन कौन है, उन सारे मंत्रियों के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए सारा मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति जी के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायित्व है। और सामुदायिक रूप से उत्तरदायी क्या है भैया, जैसे आप अपने घर में अपने पिताजी के प्रति उत्तरदायी हैं। अर्थात कल आप पिताजी का पैसा लेकर के पढ़ाई नहीं करते हैं, उससे अय्यासी कर लेते हैं, आप कॉलेज का फीस नहीं भरते हैं, तो पिताजी अगर पूछें तो हाँ आप उत्तरदायी हैं अपने पिता के प्रति, क्योंकि आपने उनका पैसा वेस्ट किया, तो उनको आप सही या उनके प्रति आप उस चीज़ के बारे में जानकारी उनको दें। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया क्या किए तुम मेरा पैसा, फीस तो तुम्हारा कॉलेज का जमा नहीं हुआ है। तब आप बताएंगे पापा मैं मस्त गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था स्कूटी में, मस्त हम लोग गुपचुप खाए, फुल पार्टी वार्टी की, एकदम डीजे नाचे। पापा बोले बेटा वेरी गुड वेरी गुड।
इसीलिए पैसा दिया था तुमको। कॉलेज का फीस नहीं भरे हो है। बस वैसे ही है दोस्तों। तो राष्ट्रपति जी को प्रति भी जैसे आप अपने पिताजी को जवाब देने के लिए क्योंकि आप उनका पैसा वेस्ट किए हैं, वैसे ही पूरा मंत्रिपरिषद या पूरा प्रधानमंत्री जी भी हमारे राष्ट्रपति जी के प्रति सामुदायिक उत्तरदायित्व के वहन करते हैं। सामुदायिक शब्द बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट यही शब्द आएगा। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व नहीं है, सामुदायिक रूप से उत्तरदायित्व, पूरे समूह को उत्तरदायी है। राष्ट्रपति चाहे तो समुदाय, उस समूह में से जितने मंत्रिपरिषद का समूह है उसमें से किसी भी मंत्रिपरिषद से उसे कार्य के बारे में जानकारी मंगवा सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और सूचना प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री से आपको बोल सकते हैं, उन मंत्री को भिजवा सकते हैं नोटिस। यस, ये उनका राष्ट्रपति जी का विशेष अधिकार है। जैसे आपके पापा का विशेष अधिकार है तो उनका पैसा अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो आपसे पूछ सकते हैं बेटा कहाँ तुमने पैसा उड़ाया। वैसे राष्ट्रपति जी भी पूछ सकते हैं कि भैया कहाँ आप सब ने क्या क्या काम किया, कैसा काम चल रहा है, बताइए, इस काम की मुझे सूचना दीजिए। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे उन्हें दे। सुनना के बाद, क्योंकि पूरे मंत्रिपरिषद का मेन कौन है सर, पूरे मंत्रिपरिषद के मेन नेता है प्रधानमंत्री जी, तो उनका जिम्मेदारी होगा ना कि हाँ भाई वो जवाबदारी दे कि हाँ सर ये काम मैं आपके पास तक ये सूचना भिजवा देता हूँ क्योंकि मैं आपके प्रति उत्तरदायी हूँ, क्योंकि पूरा मंत्रिपरिषद आपके प्रति उत्तरदायी हूँ और मैं उनका नेता हूँ तो मैं भी आपके प्रति उत्तरदायी हूँ। आप जो सूचना मांगे हैं मैं उसे भिजवा दूंगा, मगर एक शब्द लगे मगर। आर्टिकल 74(1) जिसमें आप देख रहे हैं भैया सूचना मंगाने का अधिकार है राष्ट्रपति जी का, 74(1) में इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब इस जगह पे वो लागू नहीं होता है। तो ये देखते क्या क्या अपवाद है भैया। बहुमत प्राप्त, ये याद क्या अपवाद क्या है, जब भी संशय की स्थिति आ जाए, मतलब जब भी सरकार, जो हमारा सरकार क्या मतलब जो भी बहुमत में सरकार है, जब वो आपके असमंजस की स्थिति में रहे, जब भी वो फंस जाए, जब कोई निर्णय ना ले पाए, तब उसको निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति जी कुछ अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। उन अपवादों को ध्यान रख लीजिए। जैसे बहुमत प्राप्त न होने पर, कि भाई मान लीजिए चुनाव ना हुआ और किसी भी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि आप देखते हैं मूवी वगैरह में कि भाई किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, बहुमत प्राप्त न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो अगर सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है तो भाई बताइए पूरे देश में चुनाव हो रहा है और उसका बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस समय फिलहाल की स्थिति के लिए देश में तो रुका नहीं जा सकता ना उस चीज़ को। यस, तो राष्ट्रपति जी उस समय अपनी समझ से चाहें, अपने विचार से चाहें तो देखिए भाई किस आपको लगेगा इतने सारे लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति जो अपना बहुमत जुटा लेगा, जो वो अपना बहुमत इकट्ठा कर लेगा, तो उसको दोस्तों वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं और कुछ समय देते हैं कि भैया लीजिए आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिएगा इतने टाइम के अंतर्गत। क्लियर हो गई बातें। चलिए, जैसे मेरठ के चौधरी चरण सिंह, ठीक है, मेरठ के चौधरी चरण सिंह जी द्वारा, अब समझ में आ गया बात। पीएम की मृत्यु होने पर, पहले से पीएम साहब जो थे, अचानक पीएम साहब की मृत्यु हो गई तो पीएम को सीट खाली हो गई तो दिक्कत है ना भैया, इसीलिए पीएम की मृत्यु होने पर नए पीएम की नियुक्ति, जैसे इंदिरा जी की मृत्यु पर राजीव गांधी जी की नियुक्ति, यह भी राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। सुन में आगे बात। जैसे आपको यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे तो आपको क्या लग रहा था कि राष्ट्रपति जी हर तरीके से उन लोग से बोलते हैं भैया सूचना भेजवा दो, जानकारी दे दो, मगर नहीं, कुछ अपवाद है, अर्थात इससे कुछ आगे बढ़ के भी उनके पास अधिकार है, इसको डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकते हैं, डायरेक्ट निर्णय ले सकते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति जी का शक्ति आपको दिखता है कि जब बहुमत प्राप्त ना हो तो जिस व्यक्ति को चाहे, जिनको लगे कि वो भाई अपना बहुमत सिद्ध कर लेगा, उस व्यक्ति को वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, जब पीएम की मृत्यु हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को पीएम बना सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, असैसिनेशन हुआ इनका, तो राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया राष्ट्रपति जी द्वारा। यस, ये सब पूरा घटना लिख के लाए हैं ताकि आपके दिमाग में स्पष्ट रहे। जब सरकार का लोकसभा से बहुमत, देखिए यहाँ भी क्या था, इंदिरा गांधी जी मरी, राजीव गांधी जी बन गए कौन भैया आपके प्रधानमंत्री, तो उनको फिर समय मिला, उस समय प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री पद पर रहते फिर उनको बहुमत अपना सिद्ध करने के लिए चुनाव करवा के फिर से सही रूप से प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको दिया गया मौका। जब सरकार का लोकसभा से बहुमत न रहे, उस स्थिति में सरकार की बात लोकसभा को भंग करने के लिए मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। अर्थात सर राष्ट्रपति जी तो आप बताएं कि जो बहुमत प्राप्त दल होता है वही मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल बनता है और उनका जवाब मानते हैं सर राष्ट्रपति जी, मगर दोस्त जब सरकार का लोकसभा में बहुमत ना रहे, अर्थात कोई भी एक पार्टी हो जिसका लोकसभा में बहुमत नहीं है,
और वह अगर बोले राष्ट्रपति जी को कि भैया आप लोकसभा भंग कर दो, तो लोकसभा को भंग करना है चाहे भंग नहीं करना है, ये राष्ट्रपति जी के मन पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप बहुमत दल प्राप्त दल नेता होते तो राष्ट्रपति जी आपकी बात सुन लेते, क्योंकि आप बहुमत से उस चीज़ को पास करवाते। मगर भैया बहुमत प्राप्त नहीं है, तो ये राष्ट्रपति जी की शक्ति है कि वो भंग करना चाहें या ना चाहें। इसे याद रखिए, जब सरकार का लोकसभा से बहुमत न रहे, उस स्थिति में सरकार की बात लोकसभा को भंग करने के लिए मानना या न मानना राष्ट्रपति जी पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति जी कितने पावरफुल हो जाते हैं। इन 3 बिंदु पे राष्ट्रपति जी बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? यस। यहाँ तक आपको ये बता रहा हूँ, बहुमत प्राप्त न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मान लीजिए बहुमत प्राप्त नहीं है और राष्ट्रपति जी को लगता है कि अब प्रतीक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति जी। पता है आपको, अभी बोलेंगे कि अपने बच्चों से बोलो प्रतीक सर आप कि आपको वोट दे प्रधानमंत्री बनने के लिए। समझ में आया बात? तो मेरे को अपना चुनाव करवा के अपने आप को भाई संसद के रूप में नियुक्त करके बहुमत प्राप्त दल का नेता बनना होगा, तो जाके मैं परमानेंट प्रधानमंत्री बनूंगा, कल यहाँ कार्यकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। भाई आपके सर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देख लीजिए आप, बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, बन जाऊंगा मैं। ठीक, और अगर मैं बन गया तो आप जान ही रहे भाई, बहुत अच्छे स्तर का शिक्षा दूंगा आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति अगर होते हैं ना किसी पद पर, तो देखिए सब किसी का लालच होता है, मतलब सब किसी का क्या है, लालच सबका होता है, बस किसी का अलग अलग है। किसी को पैसे का लालच, किसी को संपत्ति का, किसी को नाम का, किसी को प्रसिद्धि का लालच। तो लालच, अब आप मुद्दा कि किस तरीके का लालच किस इंसान में पलता है। किसी को सपनों का लालच, किसी को सुकून का लालच। जैसे मान लीजिए मेरे को सुकून का लालच है, तो मैं क्या चाहूँगा, मेरे को भाई मैं जब प्रधानमंत्री बनूँ तो बस मेरे दिल में ये सुकून रहा कि हाँ देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मेरे को कोई पैसा कौड़ी से मतलब नहीं है, सुकून मिलना चाहिए। जब मैं मरूँ कुछ तो लेके जाना नहीं, इस धरती में सब छूट जाना है, और हाँ लोग बोले कि हाँ एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए थे, इतिहास में पन्नों में। और इसी में कहीं ना कहीं ऐसी छवि आपकी वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब जी की भी दिखती है, क्योंकि वो देखेंगे आपकी वो काम भी वैसा ही कर रहे हैं जिसे उनको इतिहास के पन्नों में याद रखा जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बने बीच में, है ना, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, मगर अभी तक बताइए जितने प्रधानमंत्री बने भारत में, उसमें आपको गिने चुने प्रधानमंत्रियों का ही नाम याद होगा। नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उसके बाद मोदी जी, मनमोहन सिंह जी और मोदी जी। इससे मतलब और कोई प्रधानमंत्री नहीं। बताइए, ये फेमस प्रधानमंत्री। बीच में और भी तो आए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, इनको कैसे भूल सकता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कुछ फेमस प्रधानमंत्री जी का ही नाम क्यों याद रह जाता है? तो वही बात है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि इतने सारे प्रधानमंत्री में मोदी जी अभी के समय के हैं, और उनका नाम इतना क्यों आपको दिमाग में रह रहा है? क्योंकि भाई वैसा वैसा कार्य वो किए। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, हम आपके मोदी सरकार का भी नहीं, बीजेपी का नहीं, कांग्रेस किसी का नहीं। हाँ, मगर उनकी कुछ योजनाएं हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो जमीनी स्तर पर व्यवहारिक रूप से दिखती है। जैसे घर घर से कचरा उठाना, 140 करोड़ की आबादी में हर घर से कचरा एकत्रित करना पॉसिबल नहीं था अगर हम सोचें ऐसे, तो मगर आज पॉसिबल है। मेरे घर के सामने से हर सुबह आते हैं, 7:30 बजे कचरा लेके जाते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, आज भारत बहुत स्वच्छ हो गया, और उसी कचरा की वजह से भारत बहुत स्वच्छ हो गया। तो दूसरा भारत का स्वच्छता अभियान, आज वो स्टेशन एयरपोर्ट बहुत साफ़ सुथरा दिखता होगा आपको। बड़े बड़े जितने स्टेशन एयरपोर्ट हैं बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पब्लिक टॉयलेट सब बन गए हैं जो बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। यस, तो स्वच्छता, शौचालय घर घर बनवाना, भाई इतने बड़ी जनसंख्या के लिए बहुत अच्छा अभियान, और उसको व्यवहारिक तौर पर उतारा, शौचालय बना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे दोस्त का घर बना, तो मेरे को दिखा भाई योजना तो लागू हुआ, उसको पैसा मिला, घर बन भी गया उसका। आज मैं बहुत काम से बहुत प्रभावित होता हूँ, है ना। जैसे राजीव गांधी जी के योगदान है, तो उन्होंने कंप्यूटर को लाया, तो उनका वो योगदान है, उससे बहुत प्रभावित हूँ, है ना। इंदिरा गांधी जी का योगदान, सशक्तिकरण बहुत अच्छे से किया उन्होंने, है ना, उस पद का सशक्तिकरण किया, देश को मजबूती दी। निर्णय बहुत कठोर कठिन, परमाणु बम बनाने वाले निर्णय, तो ऐसे कुछ निर्णय थे जो देश के लिए बहुत जरूरी थे, उन्होंने लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे देश को सड़क दिया, परमाणु बम परीक्षण करवाया, तो ये सब चीज़ें। नेहरू जी तो फिर शुरुआती स्तर पे बहुत सारी चीज़ों को संभाले थे, तो उनका तो भाई बात ही अलग है। तो जिनका काम अच्छा दोस्तों, काम की तारीफ कीजिए, पक्ष विपक्ष किसी की मत हुई। और वही व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसी व्यक्ति का तारीफ भी कीजिए, और वो व्यक्ति जब खराब काम करे तो उनकी बुराई भी कीजिए। जैसे मोदी जी की एक कमी है कि उनकी जो विज़न है रोजगार को लेकर के, वह रोजगार का विज़न अभी भी साक्षात्कार होते हुए संपूर्ण देश में नहीं दिख रहा है। रोजगार की समस्या पर अभी भी कोई बहुत कठोर या बहुत बड़ा या बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन वाला डिसीजन नहीं लिया गया है बीजेपी सरकार या मोदी सरकार जी द्वारा। तो भाई जो अच्छाई उसकी अच्छी तारीफ कीजिए, जो कमी है उसके ऊपर भाई उंगली भी उठाइए। ये है दोस्तों एक सही निरपेक्ष रहने वाले व्यक्तित्व का परिचय।
तो आपको भी मैं यही चाहूँगा कि आप ऐसा ही अपना परिचय बनाइए, आप किसी के पक्षधर मत बनिए, है ना। याद रखिए इस बात को। आप जात कास्ट पात देख करके, मोहल्ला भाई सगा संबंधी देख करके अपने पंचायत पंच सरपंच से लेकर के वार्ड मेंबर के पार्षद तक को चुनाव मत कीजिए। आपको पता कि वो आदमी हारेगा, मगर आपको लग रहा है कि हाँ वही व्यक्ति काम करवा सकता है, तो आप अपनी तरफ से ईमानदारी से उसको वोट दीजिए, भले वो हार जाए। ये देख के नहीं कि यार बीजेपी का इसको वोट दे दूँ, कांग्रेस का उसको वोट दे दूँ, नहीं। भले वो व्यक्ति हार जाए, आपको पता कि हारेगा, पता चल जाता है सब व्यक्ति को कौन जीतने वाला कौन हारने वाला, क्योंकि जात कास्ट पास्ट लागू है हर जगह। तो भैया आपको पता चल जाए, फिर भी आप तो अपनी ईमानदारी से अपना वोट दीजिए जिनको आपको लगता है कि 10 लोग खड़े हैं पार्षद में, और वही व्यक्ति है जो काम करवा सकता है, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जिसका व्यवहार है ना। चलिए, तो आप अपने दिल को साफ कीजिए पहले, उसके बाद ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा समय आएगा जब सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये भैया आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति जी बहुत पावरफुल हैं, कि भाई बहुमत प्राप्त न होने पर, नहीं होगा तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, पीएम की मृत्यु होने पर नए पीएम की नियुक्ति कर सकते हैं। जब सरकार लोकसभा में बहुमत में ना हो, तो लोकसभा अगर भंग करने को कहे वो सरकार, तो लोकसभा को भंग करना है या नहीं करना है, मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ये अपवाद थे तीनों भैया 74 एक विशेषाधिकार के। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भैया? अरे वही वाला बात कर रहा है जो राज्यपाल विधेयक को रोक लिए, फिर राष्ट्रपति जी के पास भेज दिए थे। सर राष्ट्रपति का तो 111 था, और सर राज्यपाल का कितना था? अरे भाई 111 में आप कितना जोड़ेंगे, जोड़ के देखिए। सर बी अनुच्छेद 200, तो राष्ट्रपति जी का था सर वीटो पावर वाला शक्ति अनुच्छेद 111 में। और आप देखिए भैया सर 200 में है राज्यपाल वाला, और इसमें सर राष्ट्रपति वाला सर 111 घटा दीजिए, कितना आया? 10 में से गया 9, आपका हो गया भैया 8 हो गया, है ना। 8 में से गया आपका। हाँ बताओ, 200 में 111 नहीं घटा पा रहा हूँ, ऐसा दिन आ गया बताइए वाला है, इतना गंदे दिन आ गए। 89 ठीक, 20 में से 11 गया 8, ठीक क्लियर भैया। ये 19 में से 11 गया 8 हो गया, ठीक। तो भैया 89 अर्थात सर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का एक तरीके का वीटो पावर का शक्ति या विशेषाधिकार शक्ति में आप क्या देख रहे हैं, इनका सर 111 में प्लस 89 आप करते हैं तो आ जाता है राज्यपाल जी का। और राष्ट्रपति और राज्यपाल जी बस ही प्लस 89 वाला आपको नियम दिखेगा ही लागू होते हुए। 111 प्लस 89 जोड़ेंगे तो 200 में। क्लियर हो गई बातें? अर्थात इन दोनों के अनुच्छेदों के बीच में 89 अनुच्छेद और हैं, और सेम फिर वही चीज़ लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति जी का वीटो पावर 111 में, राज्यपाल जी का भैया अनुच्छेद 200 में है। चलिए, अब भारत के जब राष्ट्रपति हम पढ़े तो भारत के राष्ट्रपति का कुछ क्रम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की सूची 1950 से वर्तमान समय तक। आइए देखते हैं भैया राष्ट्रपतियों की सूची हमारे देश की। सबसे पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 26 जनवरी 1950 से 1962 तक थे। आपको दिख रहा है? यस, लंबे समय तक के लिए थे। फिर भाई आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आए 62 से 67 तक, 62 के 62 5 67, 67 से देखिए केवल 2 साल 69 तक रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। सब क्वेश्चन पूछता है कौन पहले से राष्ट्रपति थे जो भैया इनकी मृत्यु हो गई, कौन थे भैया जो आपके अपने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए राष्ट्रपति चुनाव में, ये सब सर्वाधिक बहुमत प्राप्त किए, कौन सबसे ज़्यादा लंबे से कार्यकाल तक कार्य किए, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। फिर वीवी गिरी जी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन कौन से राष्ट्रपति आपके काम किए, तो वीवी गिरी जी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए, इसलिए यहाँ पे इनका नंबर नहीं लिखा है कि ये चौथे हैं, क्योंकि कार्यकारी राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। क्लियर हो गया बात? आइए, फिर वीवी गिरी बने आपके चौथे राष्ट्रपति, ठीक है, यस। फिर पांचवें बने आपके फखरुद्दीन अली अहमद। फिर उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने फिर एक जन बासप्पा दनप्पा जत्ती। उसके बाद बने भैया आपके राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी। फिर आपके बने ज्ञानी जैल सिंह जी, जो आपका वही भारतीय डाक विधेयक पर लगाए थे। फिर रामास्वामी वेंकटरमण जी बने, वेंकटरमण पढ़े थे ना ज्ञानी जैल सिंह के बाद 86 और 89 में, यस। फिर शंकर दयाल शर्मा जी बने, के.आर. नारायणन जी बने, एपीजे अब्दुल कलाम जी बने, फिर प्रतिभा पाटिल जी बनी, फिर प्रणब मुखर्जी जी बने,
फिर रामनाथ कोविंद जी बने और रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किए अपने 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। इसके बाद 15वें राष्ट्रपति जी के रूप में उन्होंने पदभार दिया द्रौपदी मुर्मू जी को। तो द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, इनसे पहले भी महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं हमारी प्रतिभा पाटिल जी। ठीक, तो ये महिला राष्ट्रपति दूसरे नंबर की है, मगर अगर आदिवासी महिला राष्ट्रपति बोले तो पहले नंबर की हैं और 15वें नंबर की हैं भैया ये आपके, याद रखिएगा इस बात को, 15th नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर। तो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं 15वीं नंबर की। क्लियर हो गई बातें। निम्नलिखित में गलत कथन छाटिए। देखिए आपको राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ बहुत सारा आपका कथन है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट का लिस्ट कौन कौन सा है वो सबको एक बार आप अच्छे से, जितने क्वेश्चन है ऐसे शॉर्ट जो आपको पढ़ने चाहिए उन क्वेश्चन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति जी के जो व्यक्ति हैं, उनके व्यक्ति जुड़े हुए, ठीक, कौन सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे, कौन कौन भाई चुनाव सबसे ज़्यादा बार जीते हारे, ये सब क्वेश्चन पूछता है। एक्टिंग कौन से रहे, सब चीज़ें। निम्नलिखित में गलत कथन छाटिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्वेश्चन बताइए आंसर। संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता। क्या? संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता, उसको वापस नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 111 द्वारा ही दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति से रोक सकते हैं। कौन सा गलत, उसको छांटना है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है। छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। समानता का अधिकार जो आप पढ़े थे उसी में है कि छुआछूत का अंत, बताइए आप पढ़े थे ना भाई 14 से 18 में, और तो उसी में था क्या छुआछूत का अंत? 17 नंबर में कुछ था। चलिए आपका आंसर हो गया होगा, ध्यान लगाइए। सर गलत कथन इसमें से है आपके स्पष्ट रूप से सी। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है, गलत बात है, क्योंकि सर इनकी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति साहब जी, तो उनके प्रति समर्पित होते हैं और उनको अपना इस्तीफा देते हैं। नहीं, वैसे उच्च न्यायालय वाले तो सर राज्यपाल होते हैं ना। चलिए इसको देख लेंगे, मगर फिलहाल ये गलत है, राष्ट्रपति राज्यपाल पूछे, इसको देख के बता दूंगा मैं। ठीक, मगर छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है, क्योंकि समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक, और छुआछूत का अंत आपका भैया किसमें आता है बताइए? छुआछूत का अंत आप पढ़ेंगे ना, तो ये है आपका छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। ठीक है, 17 में आता है सर, मतलब 14 से 18 के बीच में 17 में आ रहा है, तो डी सही है। अनुच्छेद 111 ही क्या राष्ट्रपति जी को बिल को अपनी सहमति से रोकने की वीटो पावर की शक्ति देता है? हाँ, तो ये भी सही है। और संवैधानिक संशोधन विधेयक, अगर संविधान में संशोधन करने वाला कोई विधेयक आ रहा है तो केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, उसको राष्ट्रपति जी अनुमोदित कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से भी सीखिए कि संविधान को संशोधन करना है, वैसे किसी भी बिल को राष्ट्रपति जी वापस नहीं लौटा सकते। बोलेंगे मेरे वीटो का पावर है, मैं वापस लौटाऊंगा, नहीं लगा सकते, नहीं लौटा सकते, राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकते संविधान संशोधन विधेयक को। क्लियर हो गई बात? यस सर। अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकते हैं, सहमति से रोक सकते हैं, वीटो पावर सकती है, सही बात। छुआछूत का समानता का अधिकार का है, सही बात। दोस्तों आपको पता चल गया, ए बी और डी सत्य है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब राष्ट्रपति जी के देख लो कितना समय हो रहा है। चलिए थोड़ा समय है तो आपको मैं उसमें जो राष्ट्रपति जी का लिस्ट था वो लिस्ट से जुड़ा कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि सब टोटल कितने आपके ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन लिख रहे हैं? सर वी गिरी जी, नाम बस याद रखिए। फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, तो वी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला हो गया। फिर आपका आ गया बासप्पा दनप्पा जत्ती, तो वी गिरी, और आपके हो गए कौन? मोहम्मद हिदायतुल्ला, बासप्पा दनप्पा जत्ती, तो बी डी जत्ती, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं बी डी जत्ती। तो भाई आपका याद रखिए तीन चीज़ें कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन हुए हैं? वी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, बी डी जत्ती, बासप्पा दनप्पा जत्ती, ये तीन हुए हैं आपके कौन? एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, पीछे आते हैं फिर थोड़ा सा।
यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति आपके बने थे। जाकिर हुसैन जी की मैं भी जहाँ तक याद आ रहा मुझे मृत्यु हो गई थी शायद, तो उनकी मृत्यु हुई तो भाई राष्ट्रपति का सीट तो खाली हो नहीं सकता, तो वीवी गिरी जी को क्या बना दिया गया राष्ट्रपति। वीवी गिरी जी शायद उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी, तो इनको बना दिया गया क्या, एक्टिंग प्रेसिडेंट। फिर वीवी गिरी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये किसके लिए चुनाव लड़ने गए, राष्ट्रपति जी के लिए चुनाव लड़ने गए। तो भाई राष्ट्रपति जी के लिए अगर इनको चुनाव लड़ना है तो अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसका मतलब क्या कि राष्ट्रपति जी का सीट फिर से खाली हुआ। फिर उस समय आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, इनको बना दिया गया एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसलिए तीनों का नाम आपको याद रहेगा कि जाकिर हुसैन जी मरे तो उपराष्ट्रपति को बना दिया गया भाई आपका प्रेसिडेंट। फिर वो अपना त्याग पत्र दिए क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति जी के पद से अपना चुनाव, क्योंकि किसी लाभ के पद पर आप नहीं रह सकते, तो उन्होंने जैसे त्याग पत्र दिए तो फिर उस पद पर रहने के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी सुप्रीम कोर्ट के थे, वो उस पद पे आ गए एक्टिंग प्रेसिडेंट बन करके। तो आपको मोहम्मद जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कहानी समझ में आ गया। अब वीवी गिरी जी ने भैया क्योंकि इस्तीफा दे दिया था, राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे, इसलिए आपके तीसरे के बाद अब देख रहे हैं खाली खाली है। चौथे नंबर पे वीवी गिरी जी राष्ट्रपति बन के आ गए। अब ध्यान में रहेगा, यस। राष्ट्रपति जी लोगों का आपको क्रम भी याद रहना चाहिए पूरा अच्छे से, ठीक है। मैं याद क्रम करवाया था आपको, याद कीजिए, एक ट्रिक बताया था कि राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े, है ना, तो गिर पड़े, तो राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद। सब मेन बताया था, उसमें एक्टिंग आपका छूटा हुआ था, ठीक। फिर नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानजल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमण। फिर नीले ज्ञान से रमते हुए शंकर नारायण के कलम से, यहाँ तक आपको याद करना भाई, तो आपको प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद तो आपको याद ही है। तो शंकर नारायण के कलम से प्रतिभा ने प्रणव को राम नाम किया, ठीक। तो ऐसे याद रहेगा, देखिए ट्रिक याद रहेगा आपको भैया। राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े हिदायतुल्लाह, गिर पड़े अली अहमद। तो राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद हो गया। देखिए क्रम भी वैसे आपको याद रहेगा, है ना। फिर नीले ज्ञान में रम कर, भैया नीले ज्ञान में रम कर, देखते हैं, नीले ज्ञान में रम कर, हाँ, शंकर नारायण के कलम से, हाँ, तो नीले ज्ञान में रमकर शंकर नारायण के कलम से प्रतिभा ने प्रणव को राम नाम लिखा। तो कलम से प्रतिभा ने प्रणव को राम नाम लिखा। माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति जी का नाम है, मगर बच्चों को याद कराने के लिए मैं इनका ऐसा नाम ले रहा हूँ, ठीक। वही आपको याद हो गया, और उससे आपको क्रम भी याद रहेगा मेरे दोस्त। देखिए कैसे, सबसे पहले राजा ने राधा की, तो पहले दूसरे, राजा ने राधा का हुस्न देखकर, ठीक, गिर पड़े अली अहमद, तो 5वें नंबर पे आ गए। तो राजा से राजेंद्र प्रसाद जी पहले नंबर पे, राधा बने राधा कृष्णन जी दूसरे नंबर पे, हुस्न देख पर भाई हुसैन जी, फिर गिर पड़ से गिरी जी, फिर अली अहमद से अली अहमद जी 5वें नंबर पे, ठीक। फिर नीले ज्ञान में रम कर, तो नीले से भैया नीलम संजीव रेड्डी जी, नीले ज्ञान में रम कर, तो ज्ञान से ज्ञानजल सिंह जी, तो नीले ज्ञान में रम कर, है ना भैया, हो गया। नीले ज्ञान में रम कर शंकर नारायण के कलम से, शंकर नारायण के कलम से प्रतिभा ने प्रणव को राम नाम लिखा, तो प्रतिभा ने प्रणव को राम नाम लिखा। तो आपको पूरा अच्छे से ऐसे क्रम सीक्वेंस भी पता रह जाएगा इस ट्रिक से, और दोस्तों आपको पूरे राष्ट्रपति जी का नाम भी याद रहेगा। और फिर आपका एक्टिंग का तो पहले ही याद करवा दिया कि सर आपके एक्टिंग थे पहले वीवी गिरी जी, फिर आपके आए भैया हिदायतुल्लाह जी, फिर आपके भैया आए बीडी जत्ती जी, ये तीन आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए। और 14 नंबर पे आपके रामनाथ कोविंद जी थे, तो 15वें नंबर के बन गई हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति। तो ये पूरा क्रम निकालिए, तो देखिए 14 तक हम पहुँचेंगे, ठीक। राजा की राधा का हुस्न देखकर गिर पड़े अली अहमद, तब नीले ज्ञान में रमकर शंकर नारायण के कलम से प्रतिभा ने प्रणव को राम नाम लिखा। आगे 14, हाँ भाई 5 पर 10 फिर 4 14, देखिए। तो चलिए इस तरीके से ही अब आपको नाम याद भी रहेगा मेरे दोस्त, पूरे 11 राष्ट्रपतियों का,
और उनका सीक्वेंस भी याद रहेगा, जो क्वेश्चन बनता है वो भी आपको ध्यान रहेगा। ठीक, चलिए पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी जी थे, क्योंकि चौथा नंबर के बन गया है। दूसरे एक्टिंग कौन थे? वो थे आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। तो पहले थे वीवी गिरी जी एक्टिंग प्रेसिडेंट, दूसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, तीसरे नंबर के थे वीवी गिरी जी, फिर आपके बीडी जत्ती जी। एक बार सबका कार्यकाल देखिए, कार्यकाल से क्वेश्चन बन जाए तो सर 50 से 62 मैंने 12 साल रहे हैं, ये 5 साल, ये भाई 2 साल, ये आपके भाई उसी साल एक्टिंग थे, ये आपके भैया उसी साल एक्टिंग थे। फिर आपके 69 से 74 5 साल, 74 से 77 तक 3 ही साल, 77 से 77 एक्टिंग थे, 77 से 82 5 साल, 82 5 87, 87 5 92, 92 5 97, 97 2007 12 12 12 17 17 22, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक समय के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बन के रहे? तो आप बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। 12 साल के लिए 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के पद पे रहे। तो कुछ सर्वाधिक लंबे समय तक हमारे राष्ट्रपति के पद पे कौन बने रहे भैया? कौन 2 बार बने रहे? ये सब क्वेश्चन बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि पहले आपके राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति जी वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सर्वाधिक लंबे समय के लिए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो इन लिस्टों से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, उन सबको पढ़ के बनाइएगा। जैसे प्रतिभा पाटिल जी पहली राष्ट्रपति बनी, महिला राष्ट्रपति। दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, मगर पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर, चलिए कौन से वो राष्ट्रपति थे भैया सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रपति पद पर रहते रहते इनकी मृत्यु हो गई? तो बोलेंगे भाई जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक, उनका वीवी गिरी जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया, फिर वीवी गिरी जी बन गए। ठीक, फिर फखरुद्दीन अली अहमद आए, इनकी मृत्यु हो गई, तो भाई पहले आपके जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो राष्ट्रपति के पद पर रहते रहते मृत्यु हो गई। फिर आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो 2 राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, ये भी आपको याद रहेगा। क्लियर, चलिए बस बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इन सब टेबल से, वो सारे क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। बाकी जितना मेरे को यहाँ पर जरूरी लगा मैंने बताया है। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होंगे राष्ट्रपति जी की लिस्ट से जुड़ी हुई, उनको पढ़िएगा क्योंकि वो पूछता है ना। चलिए तो आपको पता चल गया भैया क्यों गलत है क्यों सही है। फिर 1 मिनट दीजिए मेरे को। एक सेकंड दीजिए, कुछ काम का ही खोज रहा हूँ आपके लिए, है ना। ठीक, तो 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड, काम की चीज़ बता दूं आपको। देखिए हाई कोर्ट के जज को जो है शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल जी, है ना। हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। ठीक, चीफ जस्टिस को रदर सबको। मगर वो त्याग पत्र जो होते हैं, भले शपथ, देखिए हाई कोर्ट का जो बात यहाँ पे लिखा है इसी को बताता हूँ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है, ये गलत बात है मेरे दोस्त, क्योंकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो इस्तीफा देते हैं आपके राष्ट्रपति जी को, और उनको शपथ भले ही दिलाते हैं राज्यपाल जी। और नियम क्या होता है, जो शपथ दिलाता है उसको ही वो त्याग पत्र दिया जाता है। मगर हाईकोर्ट के केस में थोड़ा अलग है कि हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को दिलाते हैं शपथ कौन? राज्यपाल साहब। मगर उनको अपना त्याग पत्र, हाईकोर्ट वाले जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश जी, आपको त्याग पत्र देते हैं किनको? राष्ट्रपति जी को। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, वो त्याग पत्र देते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले दोनों ही त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति जी को। क्लियर,
जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, हाई कोर्ट वाले को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल जी। तो ये नियम है कि जो शपथ दिलाता है उसको ही त्याग पत्र दिया जाए, है ना। मगर हाईकोर्ट के केस में अलग है, शपथ दिलाते भले ही राज्यपाल जी हैं, मगर उसको त्याग पत्र वह राष्ट्रपति जी के नाम से देते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, इसका आंसर भी आपको मिल गया यहीं पर कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। ये सही होता, क्योंकि इसमें बात गलत थी, इसलिए भैया आपका आंसर सी गलत है। बाकी आपको सब पता चल गया। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की वीटो शक्ति आप ऐसा मान सकते हैं। छुआछूत का अधिकार अनुच्छेद 17 के तहत आता है, इसलिए समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि समानता के अंतर्गत आपको आता है 14 से 18 तक। चलिए, यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है दोस्तों आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।